मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग अनब्रोकन। इस कहानी में लुइस नाम का एक लड़का होता है जो कि बहुत शरारती होता है। वो शरारती होने के साथ साथ चोर भी होता है। वो दारू भी पीता है। उससे उसके माता पिता और उसके पड़ोसी भी बहुत परेशान होते हैं। उसके पिता ने तो कई बार उसको पीटा भी था, पर लुइस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लुइस का एक बड़ा भाई भी था जिसे लुइस पर बहुत भरोसा था। एक दिन जब लुइस कोई गलत हरकत करता है तो एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर लुइस उस आदमी से बचने के लिए बहुत तेज दौड़ता है और उसे भागता हुआ उसका बड़ा भाई देख लेता है जो कि उसके पास स्टेडियम में रनिंग कर रहा था। वो उसे ऐसे भागते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो लुइस को रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है। लुइस उसकी बात तो मान लेता है, पर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। पर लुइस के भाई को उस पर पूरा भरोसा होता है। वो उसकी पूरी मदद करता है। वो उसे समझाता है कि तुम बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम कर सकते हो। पर अगर तुमने पहले ही हार मान ली तो तुम सच में हार जाओगे और फिर यहाँ बैठकर भीख मांगोगे। लुइस का भाई उसे बहुत मोटिवेट करता है। वो उसे कहता है कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अब वो लुइस को अच्छे से प्रैक्टिस करवाना शुरू करता है। अब उनके स्कूल में रेस होती है जिसमें लुइस का भाई लुइस को भी नाम लिखवा देता है। अब रेस से पहले लुइस पीछे रह जाता है, पर जब उसका भाई उसे चीयर अप करता है, उसे मोटिवेट करता है, उसका हौसला बढ़ाता है, तो वो बहुत तेज़ भागता है। इसके बाद हम कहानी में आगे देखते हैं कि लुइस अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और उसका बड़ा भाई उसके पीछे पीछे साइकिलिंग कर रहा है। लुइस बहुत तेज़ी से आगे भाग रहा होता है और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो बड़ा हो जाता है और अब वो बहुत अच्छी रनिंग करने लगता है। साथ ही रनिंग में फर्स्ट भी आता है। वो इतना तेज़ भागता है कि बहुत से कामयाब लोगों के रिकॉर्ड तोड़ देता है। लुइस का आज तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था 4 मिनट में 1 मील तक दौड़ना। आज से पहले कोई भी हाई स्कूल का बच्चा ऐसी रनिंग नहीं कर पाया था। लुइस इतनी अच्छी रनिंग करने लगा था कि उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। और जब लुइस जा रहा होता है तो वो अपने भाई को भी साथ चलने के लिए कहता है, पर तब उसका भाई कहता है कि मैं साथ चलकर क्या करूँगा, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। इस पर लुइस कहता है कि कोई बात नहीं, अगले ओलंपिक में मैं सबको हरा दूंगा। उसका भाई कहता है टोक्यो। वो कहता है हाँ, क्योंकि अगला ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था। अब जब लुइस जा रहा होता है तो उसका भाई उसे अलविदा करते हुए कहता है कि दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। इसका मतलब ये था कि हमारी ज़िंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ इंसान थक जाता है, हार मान लेता है या फिर टूट जाता है। पर अगर उस सिचुएशन में इंसान हार नहीं माने, थके नहीं, वो हिम्मत रखे, वो लड़े, तो उस इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और अब इस तरह लुइस ओलंपिक के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और अब वहाँ जाकर लुइस ओलंपिक की 5000 मीटर की और इसके अलावा कई रेस में भाग लेता है। पर वह बहुत पीछे रह जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और आखिरी राउंड में इतना तेज़ भागते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। लुइस से पहले किसी ने भी आखिरी राउंड में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था। ये सन 1936 की ओलंपिक की बात होती है। अब लुइस का सपना था कि अगले ओलंपिक में, जो कि 1940 में है, जो जापान के टोक्यो शहर में होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करके अपने देश के लिए मेडल लाना। पर अफसोस वर्ल्ड वॉर 2 होने के कारण उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि 1940 का ओलंपिक रद्द हो जाता है। अब हमें कहानी में सन 1943 में दिखाया जाता है, यानी कि वो वक्त जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अमेरिका और जापान दोनों आमने सामने थे। लुइस अमेरिका की सेना में बॉम्बर था, मतलब कि लुइस अपनी अमेरिका टीम के साथ एरोप्लेन में बैठकर दुश्मनों पर बॉम्ब फेंका करता था। पर एक दिन इसी तरह लड़ते लड़ते उनके प्लेन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। साथ ही उनमें कई साथी मारे भी जाते हैं, इसलिए वो लैंड करने की सोचते हैं। पर चूंकि प्लेन बहुत डैमेज हो चुका था, इसलिए वो लैंडिंग बहुत मुश्किल से होने वाली थी, पर फिर भी वो बड़ी मुश्किलों से लैंडिंग कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लुइस आज भी रनिंग की प्रैक्टिस करता है। तभी लुइस के कुछ दोस्त आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार उन्हें किसी जंग में नहीं, बल्कि किसी को ढूंढने जाना है। दरअसल कुछ लोग समुद्र में फंस गए थे, तो उन्हें उनकी मदद करने के लिए जाना था, इसलिए वो सब उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर दूसरी तरफ उनके खुद की प्लेन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे उनका प्लेन सीधे समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में एरोप्लेन में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। बस 3 ही लोग बचते हैं, जिनमें से एक लुइस भी होता है। वो तीनों की तीनों किसी तरह से खुद को संभालते हुए 2 एयरबोट में बैठ जाते हैं। एयरबोट यानी कि वो कश्ती जिसमें हवा भरी होती है। साथ ही उनके पास कुछ चॉकलेट्स और पीने के लिए पानी होता है। अब लुइस कहता है कि हम चॉकलेट का एक टुकड़ा सुबह खाएंगे और एक टुकड़ा शाम को, और साथ ही सिर्फ 2 घूंट पानी से ज़्यादा पानी कोई नहीं पिएगा, क्योंकि इन्हें पता था कि इन्हें कौन और कब ढूंढने आएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और इस वक्त ही समुद्र के बीचों बीच है, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। रात होने पर वो तीनों उसी बोट में सो जाते हैं। जैसी सुबह होती है, इन्हें आसमान में एक एरोप्लेन नजर आता है। वो उस प्लेन को वो सिग्नल भेजते हैं, पर वो उन्हें नहीं देख पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और अब सब बहुत उदास हो जाते हैं। तभी लुइस की नज़र चॉकलेट के खाली डब्बों पर जाती है। दरअसल मोक नाम के एक आदमी ने रात को सारी चॉकलेट्स खा ली थी। इस पर लुइस उसे बहुत डांटता है। मोक कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लुइस कहता है इससे फ़र्क पड़ता है।
और अब ये इसी तरह समुद्र में फंसे रहते हैं। कई दिनों तक फंसे होने के कारण भूख और प्यास से इनका बुरा हाल था और चाहकर भी वो लोग समुद्र का पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ख़राब होता है। अगर उस पानी को पिएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अब ये लोग बहुत उदास हो जाते हैं, पर तभी इनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठ जाते हैं और ये इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि पक्षी इनकी भूख मिटा सकते हैं और अगर ये मौका इस वक्त इनके हाथ से निकल गया तो ये दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए लुई किसी तरह से उस पक्षी को पकड़ लेता है और फिर वो उसे कच्चा ही खा जाते हैं। पर कुछ ही देर में उन्हें वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इन्हें हजम नहीं होता। पर अब इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो लोग मछलियाँ तो पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि इनके पास चारा होता है। और वो ठीक ऐसे ही करते हैं और इस तरह उन्हें खाना मिल जाता है। अब एक रात जब ये सो रहे होते हैं तो समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। सारे के सारे लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन सबको अपनी मौत सामने ही नज़र आ रही थी। और कहा जाता है कि जब हमारे सामने मौत होती है तो तभी हमें जीवन की अहमियत का पता चलता है। लुइस उस वक्त भगवान से प्रे करता है कि भगवान, अगर तुमने मुझे ज़िंदा बचा लिया तो मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। और फाइनली भगवान उसकी बात सुन लेता है और वो बच जाता है। अब उन लोगों के पास खाना तो आ जाता है, पर उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। लेकिन उनका लक अच्छा होता है कि तभी बारिश हो जाती है और उनके पास पीने के लिए पानी भी हो जाता है। वो थोड़ा पानी पीते हैं और थोड़ा स्टोर भी कर लेते हैं। अब इन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर नज़र आता है, जिसे देखकर इनके अंदर उम्मीद की किरण जाग जाती है। वो उस प्लेन की तरफ इशारा करते हैं, पर अफसोस वो हेलीकॉप्टर जापानीज़ लोगों का था। वो इन लोगों की मदद करने के बजाय इन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए सब के सब पानी में कूद जाते हैं। ऐसा करने से इनकी जान तो बच जाती है, पर इनकी एक एयरबोट ख़राब हो जाती है। दरअसल गोलियां लगने की वजह से एयरबोट ख़राब हो जाती है और अब ये तीनों के तीनों एक ही एयरबोट में होते हैं, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बोट इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें तीनों के तीनों लोग आ जाएं। तो इसी तरह से इन्हें समुद्र में फंसे हुए 35 दिन हो जाते हैं और इनमें से एक, जिसका नाम महक होता है, वो भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन ऐसे समुद्र में फंसे हुए निकल जाते हैं और अब इन्हें समुद्र में फंसे हुए 47 दिन हो चुके हैं और इन दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। ये ना बोल सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। पर अब इनके सामने एक जापानीज जहाज़ आता है और जो इन्हें अरेस्ट कर लेता है। ये इन लोगों को पकड़कर एक जंगल में बने कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर लोग लुइस को देखकर पहचान लेते हैं कि वो एक फेमस एथलीट है। वो उन लोगों से पहले पूछताछ करते हैं, फिर उन्हें दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है, जो कि टोक्यो में होता है। वहाँ जाने पर लुइस देखता है कि वहाँ उसके जैसे और भी बंदी हैं और जो वहाँ का इंचार्ज होता है उसका नाम होता है कोपरल वियतनामी, जो कि बहुत क्रूल होता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग हमारे दुश्मन हो और तुम्हारे साथ भी वैसे ही व्यवहार होगा जैसा एक दुश्मन के साथ होता है। इंचार्ज जब ये बातें बोल रहा होता है तो वो देखता है कि लुइस उसकी तरफ देख रहा है, इसलिए वो लुइस के पास जाकर उसे कहता है कि मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है वो उसे जोर से डंडा मारता है और ऐसा वो बार बार लगातार करता है और आखिरी में वो कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। इसके बाद वो उन सबको एक गंदी सी जगह पर ले जाकर बंद कर देते हैं और अगले दिन इंचार्ज बताता है कि तुम में से एक कुक है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है और एक एथलीट है, और वो पूछता है कि तुम में से एथलीट कौन है। तब लुइस अपना हाथ उठाता है। इसके बाद इंचार्ज अपने एक आदमी की और लुई की रेस करवाता है, जिसमें लुई हार जाता है और थक कर वहीं गिर जाता है। इसके बाद इंचार्ज लुई को बहुत पीटता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे लुई से कुछ ज़्यादा ही नफरत है। एक दिन जब लुई और उसका दोस्त जब आसमान में अमेरिका और जापानीज प्लेन देख रहे थे, तब वो बात करते हैं कि अमेरिकन प्लेन अब बहुत नज़दीक आ गए हैं। वहाँ का इंचार्ज रोज़ लुई को डंडे से बहुत मारता है और अब कुछ लोग आकर लुई को बताते हैं कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसके घर वालों को कहा है कि लुई मर चुका है। वो उससे कहते हैं, क्या तुम अपने घर वालों को बताना चाहते हो कि तुम जिंदा हो? और फिर लुई उन लोगों के साथ रेडियो के जरिए अपने परिवार से बात करते हैं, उन्हें मैसेज पहुंचाते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो जिंदा है और वो ठीक है। अब वो लुई को एक पेपर देते हैं जिसमें अमेरिका के बारे में कुछ लिखा होता है। वो लुई को कहते हैं कि ये सब रेडियो पर बोलो जो इसमें लिखा है। ऐसा करने पर हम तुम्हें कैंप में वापस नहीं भेजेंगे, बल्कि तुम्हें यही अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। पर लुई ऐसा करने से मना कर देता है। लुई कहता है जो भी इसमें लिखा है वो सच नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। ये सुनकर वो लोग उसे वापस कैंप में भेज देते हैं और वहाँ जाते ही वहाँ का इंचार्ज लुई के दोनों हाथ बनवा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन देख लिया था कि तुम बहुत मजबूत हो। मुझे लग रहा था कि शायद हम दोस्त बन सकते हैं, पर अफसोस मेरे देश जापान का दुश्मन कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। साथ ही वो लुई को ये भी कहते हैं कि तुम बात नहीं मानते, ना ही किसी का आदर करते हो, पर आज मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अब वहाँ का इंचार्ज वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सभी यहाँ पर आकर लुई के मुंह पर जोरदार पंच मारो। हालांकि ऐसा कोई नहीं करना चाहता, पर इंचार्ज तभी लुई के दोस्त को मारने लगता है और कहता है कि जब तक तुम लुई को पंच नहीं मारोगे
मैं इसे मारता रहूँगा। ये देखकर लुई सबको कहता है कि मुझे मारो, और अब एक एक करके सब लुई को मारने लगते हैं, जिससे लुई की हालत और ख़राब हो जाती है। अब कुछ समय बीत जाता है। सभी सैनिकों के पास एक अच्छी खबर आती है, और अच्छी खबर ये थी कि वहाँ के इंचार्ज का प्रमोशन हो गया है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। कुछ दिनों बाद इनके कैंप में बहुत बमबारी होती है, जिससे पूरा कैंप तबाह हो जाता है। थोड़े बहुत जो कैदी बचे थे उन्हें दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जब वो उस कैंप में एंट्री लेते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ का इंचार्ज वही था, यानी कि वटनामी। ये देखकर लुई के पैर लड़खड़ा जाते हैं, पर उसका दोस्त उसे संभाल लेता है। इंचार्ज अब लुई के सामने आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते, पर लुई इस बार उसकी आंखों में नहीं देखता। पर इंचार्ज भी रुकने वाला नहीं था। वो लुई के सर में जोर से डंडे से मारते हैं, और अब हमें कहानी में दिखाया जाता है कि सभी कैदी अपना काम कर रहे हैं। इस नए कैंप में इनका काम और भी मुश्किल होता है। दरअसल इन्हें यहाँ एक शिप में कोयले को लोड करना होता है। एक दिन जब लुई शिप में कोयला लोड करते हुए शिप से नीचे उतर रहा था, तो एक सिपाही उसे पीछे से धक्का मार देते हैं, जिससे लुई के पैर पर बहुत चोट आती है। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से सभी कैदियों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पर मजबूरी में वो लोग काम करते रहते हैं। एक दिन लुई बहुत थक गया था, इसलिए वो कुछ देर लेटकर आराम करता है, लेकिन फिर एक सैनिक आकर उसे इंचार्ज के पास ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी। इंचार्ज लुई को उन लकड़ियों को उठाने के लिए कहता है। दरअसल वो लकड़ियाँ बहुत भारी थी, और ऊपर से लुई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पर फिर भी लुई बड़ी मुश्किलों से हिम्मत पटोर कर उनमें से लकड़ी उठाकर कंधे पर रख लेते हैं। पर अब इंचार्ज कहता है कि इसे अपने सर से ऊपर उठाओ। लुई बड़ी मुश्किलों से उस लकड़ी को सिर से ऊपर उठा देता है। अब इंचार्ज ऑर्डर देता है कि अगर ये लकड़ी गिर गई तो इसे तुरंत गोली मार देना। लुई काफ़ी मेहनत से उस लकड़ी को उठाए रखता है, लेकिन धीरे धीरे वो लकड़ी नीचे आना शुरू हो जाती है। सभी कैदी अपना काम छोड़कर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। साथ ही सभी जापानी सिपाही भी लुई को देख रहे होते हैं। तभी लुई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू करता है, और लकड़ी को ऊपर उठाकर इंचार्ज की आंखों में देखता है। लुई उस इंचार्ज को घूरता रहता है। इंचार्ज उसे वार्न करता है कि मेरी आंखों में मत देखो, फिर भी उसकी आंखों में देखता रहता है। इंचार्ज उसे कई बार मना करता है, पर लुई उसकी आंखों में देखता रहता है। इसलिए गुस्से में इंचार्ज भागता हुआ उसकी तरफ आता है, और उसके हाथ में जो लकड़ी थी उससे जोर से लुई को मारता है, पर लुई फिर भी नहीं मानता। वो लगातार उसकी आंखों में देखता रहता है। इंचार्ज अब लकड़ी को फेंक कर सीधा लुई को पंचेस मारने लगता है, और अब लुई को वो पल याद आता है जब वो रनिंग कर रहा था। यहाँ में दिखाया जाता है कि लुई अपने दर्द पर, अपने डर पर जीत हासिल कर चुका था, यानी कि दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। ये बात उसके भाई ने उसे समझाई थी। वहाँ का इंचार्ज अब भी उसे बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि वो खुद थक जाता है, लेकिन लुई के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो सीधा खड़ा हो सके, इसलिए वो रात भर वहीं पर पड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद सभी कैदियों को कहा जाता है कि लड़ाई अब खत्म होने वाली है। सभी कैदियों को हुकारा नदी में नहाने का आमंत्रण दिया जाता है। सभी कैदी वहां पर नहाने के लिए तो चले जाते हैं, पर उन्हें डर था कि कहीं ये हमें मार ना दे। और अब जब ये नहा रहे होते हैं तो इनके पास से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिन्हें देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की कंट्री का होता है। इसका मतलब यही था कि जंग अब ख़त्म हो चुकी है। उस हेलीकॉप्टर से इनके लिए खाना फेंका जाता है। सब खुशी से उस खाने को खाने लगते हैं, पर लुई जब इंचार्ज के कमरे में जाता है वो वहाँ पर नहीं होता, पर उसका डंडा होता है जिससे वो लुई को मारा करता था, वो वहीं पर रखा होता है। और वहाँ पर इंचार्ज की तस्वीर थी जो उसके पिता के साथ थी। दरअसल वहाँ का इंचार्ज वो जगह छोड़कर जा चुका था। लुई अब वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं और सबसे पहले अपनी ज़मीन को छूते हैं, उसे चूमते हैं। इसके बाद अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से मिलते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। अब कहानी में हमें सन 1947 का समय दिखाया जाता है। लुई की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा और एक बेटी होती है। पर जैसे कि हमने कहानी के बीच में देखा था, जब लुई ने भगवान से एक वादा किया था कि अगर उसकी जान बच जाए वो अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान के लिए समर्पण कर देगा, और लुई वैसा ही करता है। कहानी में हमें पता चलता है कि जीवन के कठिन समय में आगे बढ़ने का रास्ता जंग नहीं है, बल्कि क्षमा है। अब लुई एक बार फिर से जापान जाता है और वो उन लोगों को ढूंढता है जिसने उसे बंदी बनाया था, और वो उन्हें ढूंढकर उन सब से सुलह कर लेता है। पर इस कैंप का इंचार्ज लुई से मिलने से मना कर देता है। लुई का एक सपना था कि वो जापान में दौड़े, पर यह सपना 1940 में नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ओलंपिक रद्द हो गया था। पर लुई ने अपना सपना पूरा किया 80 साल की उम्र में, जब वो ओलंपिक के लिए मशाल लेकर दौड़ा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।